हुमायूं साहब, क्या देख रहे हैं आज का जो नतीजा रहा, आज की जो रिहर्सल रही है, उसके बाद तहरीक और ग्रैंड अलायंस के मुस्तकबिल के हवाले से क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये एट द एंड ऑफ द डे, शुरू में आपको पता है जब बड़ी मुख्तलिफ सोच वाली पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी आती हैं तो उसमें वो जिसे कहते हैं ना, वो आपको चीज़ों को थ्रैश आउट करना पड़ता है, डिफरेंसेस को पसे पर्दा रखना पड़ता है, कॉमन इंटरेस्ट को सामने लाना पड़ता है, वो मिनिमम कॉमन इंटरेस्ट जो होता है उस पे आपके आना पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ, जैसे अगर मैं पिछले लेट्स से एक साल की जो मुख्तलिफ लोगों की जो उन्होंने तकारीर की है या उनके जो सेलियंट फीचर्स थे, उनमें मैं 2 या 3 चीज़ों को जो कॉमन, वो क्या कह सकते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिहाज से हम देख लें तो उसमें एक तो ये है कि ये जो इलेक्शंस था, ये पाकिस्तान में सारे इलेक्शंस फ्रॉड होते रहे हैं। मतलब 1971 में सही रिजल्ट आया था, इलेक्शन फ्री एंड फेयर था, लेकिन उसका रिजल्ट आउटकम जो था वो टोटली अनफेयर था और वो फ्री नहीं था। उसको सैबोटाज करके लोगों को इंस्टॉल किया गया था। So that is what happened in 71। उसके बाद से फिर इंस्टॉलेशन की बजाय उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शंस को ही चेंज करना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर विल। तो अब बात हम इस जगह पे आ गए कि ये इलेक्शंस के प्रोसेस को हमें फ्री एंड फेयर करना पड़ेगा, और ये जो हुकूमत है जो कि इस वक्त बहुत ही बड़े फ्लॉड इलेक्शंस की वजह से, आप ये देख लें कि जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने आज पाकिस्तान को जो मार्शल लॉ के दौर की अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती थी उनसे ज्यादा बुरी अथॉरिटेरियन रिजीम करार दे दी है। मुशर्रफ के ज़माने में जो पॉइंट्स इनको दिया गया था वो 3.92 था। 4 से नीचे अथॉरिटेरियन रिजीम होती है, 4 और 6 के दरमियान में हाइब्रिड डेमोक्रेसी होती है, 6 और 8 के दरमियान में फ्लॉट डेमोक्रेसी, और 8 और 10 के दरमियान में फुल डेमोक्रेसी होती है। तो हम लोग अथॉरिटेरियन रिजीम में 3.25 पे पहुंच गए। दैट मीन्स वी आर ऑलमोस्ट मिडवे बिटवीन एब्सोल्यूट फाशिस्ट रिजीम, जिसका अगर हम सबसे बुरी रिजीम को अगर हम लेट्स से कोई इस किस्म की उसके साथ भी कर लें तो वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे टू दैट एरिया। तो इन चीज़ों को जब हम देखें तो मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ें करीब आ जाएंगी। खदशात होते हैं, हर एक होते हैं, खासतौर पे माजी में वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो मौलाना साहब थोड़े से उनको खौफ है, उन्होंने कहा हुआ है कि हमें बाज़ चीज़ों का खौफ है या फियर है। फियर की कोई बेसिस नहीं होती, लेकिन मौलाना साहब को फियर इस वजह से कि उन्होंने जिन लोगों को अपना कंधा दिया था उन लोगों ने उनके कंधे पे चढ़ के उनको छुरा घोंप के आगे निकल गए और उनको वहीं छोड़ के। तो मेरा तो उनको यही एक मशवरा है कि मौलाना साहब उन दुश्मनों की इज्जत करें जो सामने से आके वार करते हैं, और उन दोस्तों से दूर रहें जो आपके साथ खड़े होकर आपके पीठ में छुरा घूमते हैं। हम लोग एक्चुअली अपने जो सामने आने वाले दुश्मन होते हैं ना, हम उन पे फोकस करते हैं और हम उनको बुरा समझते हैं। एक्चुअली जो आपके ओपोनेंट जो सामने आता है, ही इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन बिकॉज वो सामने आके वार करता है। आपको पता होता है मैंने इसके साथ लड़ाई करनी है। आपको उन दुश्मनों का नहीं पता होता जो, जिसे हम कहते हैं वुल्व्स इन द शीप क्लोथिंग, वो आपको नहीं होते। जिसके दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि ये जिसको अल्लाह ताला ने भी काफिरों से ज्यादा बुरा दर्जा दिया, वो मुनाफिक हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं लेकिन आपके साथ नहीं होते हैं। तो मौलाना साहब को उन मुनाफिकों से एक डर था। मैं सिर्फ उनको ये कहता हूँ, कभी तहरीक इंसाफ को आजमा के देखना। हम लोग दोस्तों के दोस्त भी हैं और दुश्मनों के दुश्मन भी हैं। अच्छा जी, ये आज पहला दिन गुजर गया, कल दूसरा दिन है। कल का दिन भी पुरसुकून गुजर जाएगा, ये कॉन्फ्रेंस मुकम्मल हो जाएगी, या कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है कल, कुछ ऐसा तो नहीं? देखिए, मैं जो शायद खाकान अब्बासी साहब बात कर रहे थे कि ये चीज़ें वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो जीडीए थी, जीडीए के लोगों ने एक प्रोग्राम में मेरे साथ सारा बानो साहिबा थी,
और उन्होंने ये बताया था कैटेगोरिकली कि उनको और उनकी पार्टी वालों को लोगों ने कहा है कि भाई आप लोग तहरीक इंसाफ के साथ ना मिलें। जब हम कराची, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो जब कराची गई थी तो उनको कहा गया था, लेकिन वहां पे पीर और पगाड़ा साहब ने एक बड़ा ओपन स्टांस लेते हुए कहा कि मैं तो इनके साथ खड़ा हूं। तो मैं ये समझता हूं कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें इकट्ठी मिलनी शुरू हो जाएंगी। और जो मैं देखता हूं, अगर फ्यूचर में ये GDA सिंध में और JUI KP में और बलूचिस्तान में PTI ऑफ कोर्स साथ ये जो कौम परस्त छोटी जमातें हैं बलूचिस्तान में आके कर लेती हैं और हम लोग मिल जाते हैं, सो मेरे ख्याल में हम इन दो पार्टियों को या इन तीन पार्टियों को जिन्होंने पिछले 40 साल से इस मुल्क के अंदर किसी न किसी फॉर्म में हुकूमत करते रहे हैं, हम उनसे वंस एंड फॉर ऑल उनसे अच्छे खासे लंबे अरसे के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सिंध में GDA के साथ मिलके हुकूमत बन सकती है, पंजाब में हमारे पास ऑलरेडी है लेकिन फिर भी इनके साथ मिलके KP में JUI के साथ मिलके हो सकती है और उस लिहाज से फेडरल में भी हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सारे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए, और वो भी पाकिस्तान के लिए, इसमें PTI या कोई वो नहीं है, इसमें हमें पाकिस्तान को कि ये जो मसला है उसको वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व करना है। और बेसिक मसला ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल मेरिट नहीं है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल मेरिट जिस दिन आ जाएगा, पाकिस्तान भी उसी स्पीड से तरक्की करेगा जैसे बाकी मुल्कों ने तरक्की की है। हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल मेरिट नहीं है। अच्छा हुमायूं साहब, आप जब बात कर रहे हैं GDA की, दीगर जमातों की, उसमें आपने मौलाना की भी बात की कि मौलाना को उस दुश्मन पे भरोसा करना चाहिए जो सामने से वार करता है, लेकिन मुमकिन सेटअप के हवाले से भी बाज़ सुनाई देती थी। बहुत सारे लोग कहते थे कुछ ऑफ़र किया गया है, लेकिन जो बादी नज़र में चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो ये हैं कि मुस्तक़बिल करीब में जमीयत उलमा इस्लाम पे क्या ये भी चाहती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल के KP में इलेक्शन लड़े किसी एक निशान के ऊपर, या सीट एडजस्टमेंट की सूरत में, और आप कंपेन उनकी करें वो आपकी करें, कोई इस तरह की यकीन दहानी भी मांगी जा रही है? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, देखिए दो चीजें हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान को आगे रखते हैं और पाकिस्तान को हमें इस ग्वाइडमायर से निकालना है। पाकिस्तान इस वक्त एबिस में है, बिल्कुल डेप्थ पे है, मतलब हर चीज की आप ये सोचें CCC- का मतलब है यू आर एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। दैट मींस आप बिल्कुल एज से, और अभी आप 6-7 इंचेस या 1 फुट अंदर आ गए तो खतरा भी बहुत ज्यादा है, किसी वक्त में फिसल के नीचे गिर सकते हैं। लेकिन हुमायूं साहब, बसद एहतराम, जब आप लोगों की हुकूमत थी, PDM बन रही थी, तो PDM वाले भी तमाम लोगों को इसी नैरेटिव के ऊपर ही इकट्ठा कर रहे थे कि मुल्क दिवालिया हो जाना है, अभी तो सिर्फ मुल्क के लिए निकलना पड़ेगा। तो मौलाना साहब उसी काफिले का हिस्सा थे और मौलाना साहब अब भी उसी नैरेटिव का सामना कर रहे हैं। सर देखिए बिल्कुल होते हैं। देखिए जैसे मौलाना साहब ने 26वीं तरामीम के जब पास हो गई थी और उसके बाद जिस तरीके से उस कमीशन ने जो मौलाना साहब को जो मुसवदा दिया गया था बाय PMLN, उसमें लिखा हुआ था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और उसके साथ बाकी सारी चीजें उसी लिहाज से थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसको होना था। और मौलाना साहब ने खुद कहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है कि उसको चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को हटा दिया गया था। ये चीज बिलावल भुट्टो ने भी कही है। तो देखिए जब आप एक चीज को हटा देते हैं, आपका जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको कर लेते हैं, तो इसका मतलब है ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो उस लिहाज से, तो मेरे लिहाज से तो मौलाना साहब को 26वीं तरामीम को रिवर्स करने के लिए आगे निकलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है, पूरे पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये, मुझे एक बात बताएं आप में से, राना साहब आप मुझे बता दें, अगर आपने कोई एक तकरीर पार्लियामेंट के फ्लोर पे सुनी हो कि जिसमें कोई क्लॉजेस डिस्कस की गई हो ओपनली, जैसे तरमीम के अंदर 9 महीने तक डिस्कशंस होती रही हैं, हम लोगों ने जिस डिस्कशंस को रेफरेंसेस देते वो क्या है, मेरे घर में, आपके घर में, उसके घर में 6 बंदे इधर बैठे, 4 बंदे उधर बैठे, 6 बंदों को अगवा करके 10 बंदों को पैसे दे के हम लोग पास करा रहे हैं। क्या पाकिस्तान का आइन इस तरीके से बनेगा
क्या हम इतने नीचे गिर गए हैं कि हम पाकिस्तान के आइन को इस तरीके से बनाएंगे? और हमने एक कसर नहीं छोड़ी, हमने सिर्फ एक काम नहीं किया कि मैंने अपने मतलब मैं रेफरेंस दे रहा हूं कि हम लोगों ने अपने पार्टी के लोगों को जजेस नहीं लगाए, वरना तो हमने सारा वही काम किया है, हर वो शख्स को लाके जज लगा दिया जिसको मुझे पता है कि ये मेरे काम करेगा।